क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के मामले में इतने स्मार्ट लोग भी क्यों गलतियां कर बैठते हैं? क्यों कोई करोड़ों कमाकर भी खालीपन महसूस करता है और कोई मामूली कमाई करके भी सुकून से जी लेता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूवन विजन पर। यहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट बुक्स और साइकोलॉजी से निकली ऐसी गहरी बातें जो आपकी सोच बदल दे और जिंदगी में असली विजन दे। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि हमारी सोच, फैसलों और आदतों के बारे में है। और यकीन मानिए, यह किताब आपको पैसा संभालने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा खर्च करने या बचाने को लेकर आप जो सोचते हैं वही आपके दोस्त, परिवार या पड़ोसी क्यों नहीं सोचते? कभी आपको लगता है बचाना चाहिए और किसी और को लगता है जी लो खुलकर, पैसे तो आते जाते रहते हैं। तो असली सवाल है कौन सही है? और जवाब है दोनों ही सही है। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला चैप्टर, नो वंस क्रेजी। सोचिए, राहुल और अमित दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। राहुल का बचपन बहुत स्ट्रगल में बीता। घर में हमेशा पैसों की टेंशन रही। बिजली का बिल भरने के लिए भी कभी कभी उधार लेना पड़ता था। दूसरी तरफ अमित एक कंफर्टेबल परिवार से है। पापा सरकारी नौकरी में, कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। अब जब दोनों कमाने लगे, राहुल हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बचा लेता है, इमरजेंसी फंड बनाता है, ज्यादा खर्च से डरता है। वही अमित फुल एंजॉय करता है, अच्छे गैजेट्स खरीदना, घूमना फिरना, बाहर खाना, क्योंकि उसके लिए पैसा लाइफ को एंजॉय करने का टिकट है। तो जब राहुल अमित को देखता है तो सोचता है ये तो पैसे उड़ा रहा है, और जब अमित राहुल को देखता है तो सोचता है यार ये जी ही नहीं रहा, इतना डर क्यों? अब बताइए यहां कौन पागल है? कोई नहीं, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग है और दोनों के फैसले उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से शेप्ड हैं। यही मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नो वंस क्रेजी अबाउट मनी। हर इंसान का पैसों को देखने का लेंस अलग होता है। ये लेंस बनता है हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, हमारी फेलियर्स और सक्सेसेस से, और हमारे फैमिली एनवायरनमेंट से। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 1990s में शेयर मार्केट क्रैश में पैसा खोया तो वो आज भी शेयर में निवेश करने से डरेगा। पर जिसने 2010-2020 का बुल रन देखा, वो निवेश को सबसे आसान वेल्थ बनाने का तरीका मानेगा। दोनों का नजरिया सही है क्योंकि दोनों ने अलग हकीकत देखी है। आपने सुना होगा कि हमारे दादा दादी अक्सर कहते थे बचत करो, सोने में निवेश करो, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है जब बैंकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इन्फ्लेशन हाई था और सोना ही सेफ एसेट माना जाता था। आज के यूथ कहते हैं क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी और तेजी से ग्रोथ होती अपॉर्चुनिटीज देखी हैं। मतलब हर जनरेशन का मनी माइंडसेट अलग होता है। कोई पागल नहीं, बस हर किसी की कहानी अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे रिस्क लेने में डर लगता है, नॉर्मल है। मुझे पैसा आने के साथ खर्च कर देना पसंद है, नॉर्मल है। मैं हर पैसे का हिसाब रखता हूं, नॉर्मल है। कोई भी अप्रोच गलत नहीं, बस अलग है। हम सब अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से पैसे को देखते हैं। तो लेसन ये है, अगर अगली बार आप किसी को पैसे के मामले में देखकर सोचें ये तो पागल है, तो रुक जाइए। वो पागल नहीं, बस उसकी स्टोरी अलग है और आपकी स्टोरी भी अलग है। याद रखिए, पैसे को समझने का कोई एक सही तरीका नहीं है। हर इंसान की मनी साइकोलॉजी उसकी लाइफ का रिफ्लेक्शन है, और यही बात समझने से हमारी खुद की सोच क्लियर होगी और दूसरों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना भी आसान हो जाएगा। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है भाई उसकी किस्मत बहुत तगड़ी है, तभी इतनी जल्दी अमीर बन गया? और दूसरी तरफ कोई कहता है किस्मत कुछ नहीं होती, सब मेहनत से मिलता है। तो सवाल यह है, सच क्या है? क्या हमारी सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट है, या फिर किस्मत और रिस्क भी इसमें उतना ही बड़ा रोल निभाते हैं? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे चैप्टर लक एंड रिस्क में यही समझाते हैं कि हमारी जिंदगी में दोनों चीजें, किस्मत और रिस्क, इनविजिबल कैरेक्टर्स की तरह काम करती रहे। कभी वो हमें ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिरा देते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे
कैसे बिल गेट्स की किस्मत ने उन्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाया, कैसे कई टैलेंटेड लोग सिर्फ बैड लक या रिस्क की वजह से पीछे रह गए, और कैसे हमें सक्सेस या फेलियर को समझने का नजरिया बदलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। सोचिए, दो लोग एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन एक टॉपर बन जाता है और दूसरे का नाम लिस्ट में भी नहीं आता। अब जिसने टॉपर को देखा वो बोला, ये तो जी जान से पढ़ा, मेहनत रंग लाई। लेकिन फेल हुए दोस्त को देखा, वो बोला, इतनी मेहनत की थी, किस्मत ही खराब थी। तो आखिर फर्क कहाँ आया? यही है लक और रिस्क का खेल। कभी कभी आपकी मेहनत और तैयारी पूरी होती है, लेकिन बाहर की परिस्थितियां, एग्जाम का पेपर, कंपटीशन का लेवल या हेल्थ प्रॉब्लम रिजल्ट बदल देती है। और कभी कभी बिना उम्मीद के छोटी सी चीज आपको बड़ी सफलता दिला देती है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल गेट्स का। हर कोई जानता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स किस्मत की वजह से भी यहां तक पहुंचे? उनके स्कूल, लेक साइड स्कूल, अमेरिका के उन कुछ स्कूल्स में से था जहां 1960 में ही कंप्यूटर टर्मिनल मौजूद था। उस समय कंप्यूटर तक पहुंचना बहुत रेयर था। अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी जन्म ही नहीं लेता। तो मेहनत और इंटेलिजेंस के साथ साथ किस्मत ने भी उन्हें सही जगह सही समय पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ रिस्क का भी बड़ा रोल है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को याद कीजिए। कई लोग जिनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स थी, अचानक कंगाल हो गए। उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी थी, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के रिस्क ने उनकी फाइनेंशियल स्थिति हिला दी। यानी सफलता में किस्मत जितनी जरूरी है, असफलता में रिस्क उतना ही बड़ा कारण होता है। अब क्रिकेट की दुनिया से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। टैलेंट, डेडिकेशन और मेहनत ये तो थे ही, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर वो एक्सीडेंट में चोट खा जाते और कभी मैदान पर उतर ही नहीं पाते, तो शायद दुनिया को कभी गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं मिलता। दूसरी तरफ भारत में हजारों टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लेकिन नेशनल लेवल तक पहुंचना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। कभी चांस नहीं मिला, कभी राइट कनेक्शंस नहीं मिले, कभी इंजरीज ने करियर खत्म कर दिया। यानी यहां भी लक और रिस्क दोनों का बराबर खेल है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब किस्मत पर छोड़ दे? नहीं, यह समझना जरूरी है कि लक आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपकी मेहनत भी पहुंचती है, और रिस्क आपको वहां गिरा सकता है जहां आपने सोचा भी नहीं। इसका मतलब है आपको मेहनत करना बंद नहीं करना है, बल्कि यह समझना है कि जब आप सफल होते हैं तो सिर्फ अपने ईगो में मत खो जाइए। उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हाथ है। और जब आप असफल होते हैं तो खुद को गालियां मत दीजिए, उसमें आपकी गलती के साथ साथ सर्कमस्टेंसेस और रिस्क का भी रोल है। तो असली लेसन ये है, कभी भी किसी की सफलता या असफलता को सिर्फ मेहनत या सिर्फ किस्मत से मत जोड़िए। दोनों का मिला जुला असर होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो हम्बल रहिए, क्योंकि इसमें किस्मत का हिस्सा भी है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो गिल्टी मत फील कीजिए, क्योंकि रिस्क और सर्कमस्टेंसेस हर किसी की जर्नी में आते हैं। और याद रखिए, सक्सेस इक्वल्स हार्ड वर्क टाइम्स लक। रिस्क हर किसी की इक्वेशन अलग है। तो चलते चलते खुद से पूछिए, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं और साथ ही रिस्क मैनेज कर रहा हूं? क्योंकि लक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को हैंडल जरूर कर सकते हैं। सोचिए, आपने नया मोबाइल खरीदा, बहुत खुश हुए, 2 दिन तक सबको दिखाया, खुद भी बार बार हाथ में लेकर देखते रहे। लेकिन तीसरे दिन ही आपने किसी दोस्त का और नया मॉडल देखा और अचानक आपका फोन पुराना लगने लगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी खुशी ज्यादा देर टिकती ही नहीं? यही ट्रैप है, नेवर इनफ, जो मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 3 चैप्टर में समझाया है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संतोष न कर पाना। हम जितना भी पाले, हमें और चाहिए। लाख कमाओगे तो करोड़ चाहोगे, करोड़ मिल जाएगा तो अरब चाहिए, और जब अरब भी मिल जाएगा तो फिर भी मन नहीं भरेगा। यानी इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती, और यही भूख हमें रिस्क लेने पर मजबूर करती है।
चाहे वो जरूरी हो या नहीं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है राजरत्नम। वो एक बिलियनर थे, हेज फंड चलाते थे, बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उन्हें लगा कि और चाहिए। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे इलीगल तरीकों से और पैसा कमाने की कोशिश की। नतीजा जेल, करियर खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। मतलब उनके पास सब कुछ था, लेकिन नेवर इनफ की सोच ने सब छीन लिया। जब हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। हमारी अचीवमेंट्स हमें छोटी लगने लगती है, और सबसे बड़ा नुकसान, हम अननेसेसरीली बड़े रिस्क्स लेते हैं जो हमें रूइन भी कर सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धनवान वह नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, धनवान वह है जो संतुष्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ मत करो या सपने मत देखो। इसका मतलब है एक पॉइंट पर रुककर यह समझना कि मेरे पास काफी है। अगर आप ये नहीं सीखते तो चाहे जितना कमा लो, आप हमेशा खाली महसूस करोगे। तो लेसन सिंपल है, मेहनत करो, प्रोग्रेस करो, लेकिन ग्रीड में मत फंसो। अपने पास जो है उसकी वैल्यू समझो, और सबसे जरूरी, इनफ को डिफाइन करो। क्योंकि जब तक आप खुद तय नहीं करोगे कि आपके लिए काफी कितना है, तब तक आप चाहे जितना कमा लो, कभी खुश नहीं हो पाओगे। याद रखिए, नेवर इनफ सबसे बड़ा ट्रैप है, और उससे बाहर निकलना ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आप छोटी छोटी चीजें आज करते हैं और वो कुछ सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन यही है कंपाउंडिंग, और मॉर्गन हाउसल इसे अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 4 कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग में समझाते हैं। चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने रोज 100 रुपए बचाना शुरू किया। पहले महीने आपको लगता है इतना तो कुछ भी नहीं, बस 100 रुपए। लेकिन अगर आप इसे हर महीने इन्वेस्ट करते रहो और उस पर इंटरेस्ट या ग्रोथ मिलता रहे, तो 10 साल में ये सिर्फ 100 रुपए नहीं रहेंगे। 1 साल में लगभग 1,1200 रुपए जमा, 5 साल में 6,000 से 7,000 रुपए सिंपल ग्रोथ के साथ, 10 साल में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट हुआ तो लाखों का डिफरेंस। यानी छोटी छोटी बचत और ग्रोथ धीरे धीरे बड़ा धन बनाते हैं। सोचिए वॉरेन बफेट की कहानी। बफेट ने अपने 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में पहला पैसा इन्वेस्ट किया। उस समय उसने सिर्फ $100 लगाए। आज वही $100 उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनकर बिलियंस बन गया। सीक्रेट, कंटिन्यूअस इन्वेस्टिंग, टाइम और कंपाउंडिंग। बफेट ने कभी इतना बड़ा पैसा ओवरनाइट नहीं कमाया। हर छोटा इन्वेस्टमेंट सालों सालों तक बढ़ता रहा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग को समझने के लिए आपको टाइम की ताकत और पेशेंस चाहिए। हम इंसान जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग में इफेक्ट स्लो शुरू होता है और फिर एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। एग्जाम्पल ट्री के सीड जैसा सोचो। पहले साल सिर्फ जड़ बढ़ती है, दूसरे साल छोटा पौधा उगता है, तीसरे साल शाखाएं बढ़ती हैं, लेकिन 10 साल में वो पूरा पेड़ बन जाता है, फल देने लगता है। इसी तरह पैसा, स्किल या हैबिट भी कंपाउंडिंग के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप डेली 30 मिनट्स किताब पढ़ते हैं, 1 साल में 182 घंटे पढ़ाई होती है। अगर आप रोज 1% बेटर होने की कोशिश करते हैं, तो 1 साल में 37% इंप्रूवमेंट। यही कंपाउंडिंग है, छोटे एक्शंस, धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स। फाइनेंस, हेल्थ, नॉलेज सभी जगह काम करता है। लेसन सिंपल है, जल्दी रिजल्ट मत सोचो। टाइम सबसे बड़ा दोस्त है। कंसिस्टेंसी रखो, स्मॉल स्टेप्स रोज उठाओ। कंपाउंडिंग के मैजिक के लिए इंतजार जरूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन मनी, बट इट टेक्स टाइम टू वर्क इट्स मैजिक। मतलब आज की छोटी इन्वेस्टमेंट या हैबिट कल आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉलेज या हेल्थ में ग्रोथ चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीजें शुरू करो, रेगुलर रहो और टाइम को काम करने दो। याद रखिए, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग की ताकत समझना, छोटी मेहनत को बड़े फल में बदलना। अब सोचिए, बहुत से लोग पैसा कमाने में सफल होते हैं, लेकिन वही पैसा लंबे समय तक नहीं रख पाते। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी हमें यही समझाता है।
पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दो अलग चीजें हैं। अब एक कहानी सोचिए। रमेश एक मिडिल क्लास लड़का है। उसने अपने स्टार्टअप से 5 साल में लाखों कमाए। हर कोई उसे सक्सेस स्टोरी मान रहा था। लेकिन 2 साल में उसके सारे पैसे गायब। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाने और पैसा संभालने को अलग नहीं समझा। वही सीमा नाम की लड़की ने धीरे धीरे कमाई शुरू की। वो ज्यादा कमाती नहीं थी, लेकिन स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग से उसने अपनी वेल्थ को स्टेडली ग्रो किया। आज सीमा फाइनेंशियली सिक्योर है और स्ट्रेस फ्री है। लिसन, गेटिंग वेल्थी इज नॉट इक्वल टू स्टेइंग वेल्थी। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। बिना नॉलेज के जल्दी बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में लोग रिस्की स्कीम्स में फंस जाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे ही इनकम बढ़ती है खर्च बढ़ा देते हैं। लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, सेव करना भूल जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने पैसा कमाया अब सब आसान है। रियलिटी, मार्केट और सर्कमस्टेंसेस अभी भी बदल सकते हैं। इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म गेन्स में फंसकर लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रैटेजी को इग्नोर करना। अब देखिए, माइकल जैक्सन और माइकल जॉर्डन दोनों ह्यूज अर्नर्स थे। लेकिन माइकल जैक्सन ने अपनी वेल्थ खो दी, पार्टली ड्यू टू ओवर स्पेंडिंग और पार्टली ड्यू टू लीगल इश्यूज। माइकल जॉर्डन ने भी अर्ली करियर में ओवर स्पेंडिंग किया, लेकिन उसने इन्वेस्टिंग और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से अपनी वेल्थ को मेंटेन किया। ये हमें सिखाता है कमाना आसान है, बनाए रखना कला है। अब याद रखो दोस्तों, गेटिंग वेल्थी इज अबाउट अर्निंग, स्टेइंग वेल्थी इज अबाउट डिसिप्लिन, पेशेंस एंड स्मार्ट डिसीजंस। पैसा कमाना सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन उसे बचाकर रखना और ग्रो करना असली सक्सेस है। मॉर्गन हाउसल की किताब में भी यही कहा गया है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, सेविंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग आर व्हाट कीप यू वेल्थी। इसलिए अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में फोकस कर रहे हो तो अभी सोचो, क्या आप इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो? क्योंकि यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अब सोचिए, कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा मौका, एक लकी ब्रेक आपके पूरे भविष्य को बदल देता है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 6 टेल्स यू विन इसी कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। यह बताता है कि कभी कभी बड़ी सफलता सिर्फ रेयर इवेंट्स की वजह से आती है। सोचिए 1990 का एक छोटा सा दिन। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में अपने एप्पल प्रोडक्ट की डेमो दी। किसी ने सोचा नहीं था कि यह डेमो इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स इंप्रेस्ड हुए और वही स्मॉल इवेंट एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाने वाला था। इसी तरह जेके रोलिंग को जिंदगी देखे। एक सिंगल पब्लिशर ने उनका हैरी पॉटर का मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया। अगर वो पब्लिशर नहीं मिलता तो शायद पूरी दुनिया हैरी पॉटर के जादू को कभी नहीं जानती। ये स्मॉल चांसेस या टेल्स इवेंट्स अक्सर हमारी मेहनत के साथ जुड़कर एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट डालते हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, आप नेटवर्किंग इवेंट में किसी से मिलते हैं। आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी सामान्य लगती है, लेकिन वही कॉन्टैक्ट आपको अगले साल एक हाई पेइंग जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिला देता है। या फिर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कभी एक स्मॉल स्टॉक जो आपने रैंडम चूज किया अगले साल बूम हो जाता है। हमारे पास पहले से स्ट्रैटेजी और मेहनत थी, लेकिन रेयर लक इवेंट ने वेल्थ को एक्सप्लोड कर दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन फाइनेंस एंड लाइफ अ स्मॉल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफन अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स। मतलब 90% आउटकम्स हमारी मेहनत और प्लानिंग से नहीं, बल्कि कुछ रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से आते हैं। इसीलिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाते हैं जिन्हें राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट लक मिलती है। लेसन सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहो, मेहनत लगातार करो, छोटे चांसेस को मत छोड़ो। कभी नहीं पता कि कौन सा टेल इवेंट आपको बदल देगा। पेशेंस रखो, कभी कभी इंपैक्ट देर से आता है, लेकिन जब आता है तो लाइफ बदल देता है। याद रखो, सक्सेस अक्सर रेयर इवेंट से आता है, लेकिन इसे ग्रैब करने के लिए आपकी तैयारी, मेहनत और परसिस्टेंस जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा, तो याद रखो, एक स्मॉल चांस, एक रेयर इवेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 6 टेल्स यू विन यही सिखाता है,
कभी कभी जीत के लिए बस राइट टेल इवेंट का इंतजार और प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। अब सोचिए, अगर आपके पास सारे पैसे हों लेकिन आपको हर दिन वही करना पड़े जो आप नहीं चाहते, तो क्या आप सच में खुश होंगे? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 7 फ्रीडम यही सवाल उठाता है, क्योंकि असली वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है। असली वेल्थ है समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। सोचिए, रवि नाम का एक आदमी, उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, महंगे घर, लग्जरी कार, ब्रांडेड चीजें, सब कुछ। लेकिन हर दिन सुबह 7 बजे उठकर ऑफिस जाना पड़ता था। बॉस की हर डिमांड माननी पड़ती थी। रवि स्ट्रेस में था, खुश नहीं था। वही सपना नाम की लड़की, उसने मॉडरेट इनकम वाली जॉब ली, लेकिन उसने अपने काम और लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी दी। हर दिन वह वही करती थी जो चाहती थी, कभी घूमना, कभी सीखना, कभी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। पैसा उतना नहीं था जितना रवि के पास, लेकिन फ्रीडम उसकी जिंदगी में खुशी ला रही थी। लेसन, रियल वेल्थ इक्वल्स मनी प्लस फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम का रोल ज्यादा बड़ा है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, क्या आप सुबह अलार्म की आवाज से उठते हैं और सोचते हैं क्यों कर रहा हूं ये काम? या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब काम करना है, कब आराम करना है? जो लोग सिर्फ पैसा कमाने में फोकस करते हैं उन्हें अक्सर सेकंड सिनेरियो नहीं मिलता, लेकिन जो अपनी चॉइसेस और टाइम को कंट्रोल में रखते हैं वो सच में रिच फील करते हैं। स्टीव जॉब्स की जिंदगी देखें, उन्होंने पैसे के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और फ्रीडम के लिए काम किया। इलॉन मस्क भी अपने टाइम का बड़े हिस्से में खुद कंट्रोल रखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब फ्रीडम होती है तो आप अपने पैशन, आइडियाज और हैप्पीनेस के लिए जिंदगी जी सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, is real wealth. मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि डिसीजंस और टाइम पर कंट्रोल है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी सोचो तो ये याद रखो, रियल वेल्थ इज नॉट द मनी यू हैव बट द फ्रीडम यू गेट। पैसा सिर्फ टूल है, लेकिन फ्रीडम आपकी जिंदगी का असली रिवॉर्ड है। और यही चैप्टर 7 फ्रीडम हमें सिखाता है। कमाओ इतना कि आप खुद की जिंदगी की चॉइसेस कंट्रोल कर सको, तभी आप सच में रिच हो। अब सोचिए, आपने नया लग्जरी कार खरीदी, सफेद चमचमाती BMW या फ्लैशी मर्सिडीज। आप सोचते हो अब सब मुझे देखेंगे, सब इंप्रेस्ड होंगे। लेकिन सच में क्या होता है? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स में यही पैराडॉक्स बताया गया है। सोचिए, अमित ने अपने फर्स्ट सैलरी में ड्रीम कार खरीदी। हर वीकेंड वह उसे पार्किंग में ले जाकर दोस्तों को दिखाता, लेकिन दोस्तों की रिएक्शंस बस नाइस यार, और फिर सब अपना काम में बिजी हो गए। सड़कों पर कोई नहीं घूर रहा था। दरअसल ज्यादातर लोग अपनी ही चीजों में बिजी है, आपकी लग्जरी कार पर नहीं। ह्यूमंस अक्सर एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं ताकि सोशल स्टेटस दिखा सके, लेकिन हाउसल कहते हैं, When you buy something expensive to impress others, they rarely notice. And if they do, they care more about themselves than your purchase. यानी वो जो दिखाना चाहते हो, वो दूसरों के लिए मायने नहीं रखता। आप खुश होते हो, देखो मैंने क्या खरीदा, लेकिन दूसरों के लिए बस बैकग्राउंड में ब्लर हो जाता है। नया ब्रांडेड बैग, लेटेस्ट आईफोन, लग्जरी वॉच। आप सोचते हो अब लोग कहेंगे वाह ट्रेंड सेटर है, लेकिन सच में लोग बिजी हैं अपने फोन और अपने काम में। आपके फैंसी बैग या फोन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इमेजिन करो आप फरारी में बैठे हो, पास से कोई गुजरता है और बस सोचता है अरे ट्रैफिक जैम है जल्दी चलो। वाह, आपकी फरारी बिल्कुल इनविजिबल। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे यह एक्सपेंसिव चीज लेने से लोग इंप्रेस्ड होंगे, को याद रखो, चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें यही सिखाता है। मोस्ट पीपल डोंट नोटिस व्हाट यू हैव, एंड इवन इफ दे डू, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। खरीदो, लेकिन अपनी हैप्पीनेस और प्रायोरिटीज के लिए, ना कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। अब सोचिए, कई लोग फ्लैशी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी वेकेशंस दिखाते हैं। आप सोचते हैं वाह ये तो बहुत अमीर है, लेकिन सच में क्या यही असली वेल्थ है? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी यही सिखाता है।
असल अमीरी वो है जो नजर नहीं आती। सोचिए, संजय और रवि दो दोस्त हैं। संजय हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और लग्जरी ट्रिक्स दिखाता है। रवि शांत रहता है, अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा फ्लैशी नहीं है। लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ? संजय ने हर पैसा खर्च कर दिया, कर्ज भी बढ़ा लिया। रवि ने अपनी सैलरी का हिस्सा हर महीने सेव किया, इन्वेस्ट किया और इमरजेंसी फंड बनाया। आज रवि फाइनेंशियली सिक्योर है, स्ट्रेस फ्री है और अपनी जरूरत के हिसाब से लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है। लेसन: वेल्थ इक्वल्स सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस सिक्योरिटी। जो दिखता है वो अक्सर सिर्फ खर्च है। आपकी नेबर के पास बड़ी एसयूवी हो सकती है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड डेट स्काई हाई है। कोई फ्रेंड लेटेस्ट आईफोन दिखा रहा है, लेकिन रियल वेल्थ उसकी बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स में है। हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, इट्स द मनी यू हैवंट स्पेंट। मतलब जो बचाया गया, जो इन्वेस्ट किया गया, जो इमरजेंसी फंड में रखा गया, वही असली सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की फ्लैशी चीजों को देखो तो याद रखो चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी यही सिखाता है। असल अमीरी वो है जो लोग नहीं देखते, आपकी बचत, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फ्लैशी दिखावे में खुशियां थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन असली वेल्थ आपको फ्रीडम, सिक्योरिटी और स्ट्रेस फ्री लाइफ देती है। अब सोचिए, आपके पास हर महीने थोड़ी थोड़ी इनकम आती है। बहुत लोग सोचते हैं, इतना छोटा पैसा बचाने से क्या होगा? लेकिन मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 10 सेव मनी हमें यही सिखाता है। छोटी छोटी बचत ही बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। सोचिए, सीमा नाम की एक लड़की है। उसके पास हाई पेइंग जॉब नहीं थी, लेकिन उसने हर महीने अपनी इनकम का 10% अलग रख लिया। शुरुआत में वो सोचती थी, इतना छोटा पैसा क्या डिफरेंस करेगा? लेकिन 5 साल बाद वही बचत और सही इन्वेस्टमेंट उसे इमरजेंसी सिचुएशंस में स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। जब उसकी सडन मेडिकल इमरजेंसी हुई, वो फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड थी। वही उसका दोस्त अमित हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता था। कुछ ही सालों में वह फाइनेंशियल प्रेशर में आ गया। लेसन: पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना। सोचिए, वॉरेन बफेट ने अपनी बचपन की छोटी बचत को इन्वेस्ट किया। बचपन में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आज उन्हें वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसानों में बना दिया। मतलब छोटे कदम और लगातार सेविंग लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू डोंट नीड अ हाई इनकम टू बिकम वेल्दी, यू नीड टू स्पेंड लेस देन यू अर्न एंड सेव कंसिस्टेंटली। मतलब वेल्थ का सीक्रेट सिर्फ कमाई नहीं, कंट्रोल, डिसिप्लिन और रेगुलर सेविंग है। तो दोस्तों, अब से सोचो, हर छोटी सेविंग भी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। चैप्टर 10 सेव मनी हमें यही सिखाता है, छोटी बचत भी सही तरीके से और लगातार करने पर बड़ी सिक्योरिटी और फ्रीडम देती है। याद रखो, जितना जल्दी सेविंग शुरू करोगे, उतना जल्दी फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री लाइफ पॉसिबल है। आज से बचत शुरू करो, भविष्य सुरक्षित बनाओ। आपने इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक की बातें देखी। पैसे के पीछे की साइकोलॉजी, नेवर इनफ की ट्रैप, लक और रिस्क का रोल, कंपाउंडिंग का जादू और सेविंग की पावर। ये सब बातें हमने स्टोरी, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ समझी। लेकिन दोस्तों, वीडियो इतना लंबा हो गया है कि इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। इसीलिए ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे चैप्टर्स 11 से 20 तक के सीक्रेट्स, इन्वेस्टिंग, ग्रीड, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वो सारी इनसाइट्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को और स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बना देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और वेल्थ प्लानिंग स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री बने, तो पार्ट 2 मिस मत करना। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम पार्ट 2 में और भी जरूरी लेसन्स, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है और आप अभी उसके शुरुआत में हैं।